नमस्ते सर, मैं शराबी हूँ। मेरा नाम गोपी है। हाय गोपी हाँ भाई। गोपी भाई। हाय। ऊपर वाले की दुआ, आप लोगों का साथ, मीटिंग 12 स्टेप प्रोग्राम, आप जैसे दोस्त और मेरे फैमिली मेंबर ये शराब नहीं पिया है। अच्छा चल रहा है दोस्तों। दोस्तों, आज सातवें कदम पे बात करनी है। कल जैसे मैंने कहा था कि छठवां और सातवां कदम दोनों एक्चुअल में साथ में चलता है। और सातवां कदम कहता है कि हमने नम्रता से विनती की कि वे हमारी कमियों को निकाल दे। दोस्तों, छठवें कदम में हम पूर्ण रूप से तैयार होए कि ईश्वर हमारे चारित्रिक दोषों को निकाल दे, और सातवें कदम में कमियों को निकाल दे, शॉर्ट कमिंग। दोस्तों, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया है कि दोष मेरे बीमारी का पार्ट है और वो मेरे साथ में रहेंगे बीमारी के स्वरूप। बिल्लू ने भी जैसा बिल्लू साहब ने भी जो कहा है कि हमारे बीमारी के कुछ पार्ट परमानेंटली मेरे साथ में रहने वाले। जैसे मेरी बीमारी परमानेंट है, वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, वैसे ही मेरे दोष भी मेरे साथ ही रहने वाले। हाँ, बहुत सारे दोष निकल जाएंगे लेकिन कुछ दोष मेरे साथ में रहेंगे। स्पेशली बिल डब्ल्यू साहब तीन दोषों का उल्लेख करते थे: प्राइड, रिजेंटमेंट और फियर। ये तीन दोष मरते दम तक शायद मेरी चिता के साथ ही जाने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर जैसे मैंने पहले चौथे कदम में बात किया कि चौथे कदम में क्या होता है, तो मैं मेरे मुख्य जो दोष है, मूल जो दोष है, उसको देखता हूँ, तो उजागर करता हूँ, मैं ढूंढता हूँ कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। और पांचवें कदम में मैं मेरे अंदर दोष है इसके अस्तित्व की कबूली मैं मेरे स्पॉन्सर के सामने देता हूँ। क्या क्या मैं जिंदगी जिया हूँ और कैसे मेरे दोस्त है और ये दोषों ने मेरी कैसी बर्बादी करी। अगर मैं ऐसा देखूं कि शराब ने मेरी सत्यानाशी करी और मेरे दोषों ने मेरी सत्यानाशी करी, ये दो चीजों को अगर अलग अलग हिस्से में रखूं मैं, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि मेरी बर्बादी शराब से कम और मेरे दोषों से ज्यादा हुई है। अब शराब बर्बाद कर करके क्या बर्बाद करेगी? शराब जितने रुपए की मैं पीता हूँ उतने रुपए मेरे खराब करेगी, और उसके वजह से जो मेरे शरीर में प्रॉब्लम आने वाले हैं वो होगा। लेकिन बाकी जो मेरे दोष है वो मेरे बर्ताव में दिखाई देते थे, मेरे स्वभाव में दिखाई देते थे। और वही दोषों को निकालने के लिए मैं छठवें कदम में पूर्ण रूप से तैयार हो गया। और कल जैसे मैंने कहा था कि वो तैयारी का मतलब ही ये है कि मैं वो दोषों को कागज पे लिख के निकालूं, और वो दोषों का सकारात्मक बाजू क्या है। जैसे कल मैंने कहा था कि स्वार्थीपन अगर मेरा दोष है तो निस्वार्थीपन ये उसका सकारात्मक पहलू है। तो ऐसे जब मैं वो लिख के निकालता हूँ और एक दिन के हिसाब से सकारात्मक पहलू के ऊपर मैं ध्यान करता हूँ, लेकिन नकारात्मक जो पहलू है वो आते रहने वाले हैं। तो जब भी वो आते हैं तो उसको कैसे निकालना चाहिए, क्या करना चाहिए? अभी सब समझो कि अगर मुझे गुस्सा आ गया उदाहरण के तौर पे, अब गुस्सा आया है, अब गुस्सा मेरे अंदर ही है, मैंने अभी तक मुंह नहीं खोला है, मैंने किसी भी तरीके का बर्ताव नहीं किया है। तो वो गुस्से को
जब मैं कृति में लाता हूँ, एक्शन में लाता हूँ, या वो गुस्से को जब मैं एक्ट करता हूँ, ये कमियां जो कहा है ये उसके मामले में कहा है कि हमने विनम्रता से प्रार्थना की कि ईश्वर हमारे उन कमियों को निकाल दे, कि वो उस गुस्से के ऊपर जो मैं प्रतिक्रिया देता हूँ उस प्रतिक्रिया को निकालने की बात कह रही है। तो ये क्या होगा, कैसे होगा? ऐसा सिर्फ विनम्रता से प्रार्थना करने से वो निकल जाएगा क्या? तो मुझे लगता है कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस का जो 12 स्टेप प्रोग्राम है वो मेरे से एक्शन की मांग करता है। मुझे जैसे हमने पढ़ा है बिग बुक के अंदर, बिना कृति के श्रद्धा का कोई मोल नहीं है। नहीं, तो मैं अगर कृति नहीं करूंगा और मैं सिर्फ बोलूंगा कि मेरी श्रद्धा है ऊपर वाले के ऊपर और वो सब ठीक कर देगा, तो नहीं, मुझे कृति भी करनी है और मुझे श्रद्धा भी रखनी है। तो मेरे स्पॉन्सर ने जो मुझे बताया था, उन्होंने बताया था कि पहले जो 3 कदम है उन पहले 3 कदमों का इस्तेमाल करके ही मैं मेरे दोषों को निकाल सकता हूँ। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कि मुझे गुस्सा आया, एक तरफ उदाहरण बोलता हूँ मैं। तो गुस्सा आया तो पिछली बार जब मैंने गुस्सा किया था तो उस गुस्से के वजह से मेरे जिंदगी पे क्या परिणाम पड़ा था। एक परिणाम ऐसा हुआ रहेगा कि मैंने किसी को दुखाया रहेगा, और दूसरा परिणाम ऐसा हुआ रहेगा कि बाद में वो गुस्सा व्यक्त करने के बाद में मुझे मेरे गलती का एहसास हुआ रहेगा, तो मैं अंदर से पछतावे में गया रहूंगा। तो ये दूसरे को दुखाना और खुद पछतावे में जाना, ये उस गुस्से का अस्त व्यस्तता का पार्ट है। तो मेरे स्पॉन्सर ने कहा कि जब भी गुस्सा आए तो तू अपने आप से बोलने का कि मैं इस गुस्से के सामने हतबल हूँ, और पिछली बार जब गुस्सा व्यक्त किया था तो उसके वजह से क्या अस्त व्यस्तता आई थी उसको याद कर, और फिर दूसरे कदम में जा, और दूसरे कदम में जाकर ये देख के पागलपंती क्या है। तो जैसा दोस्तों ए में बताया है मुझे कि एक ही गलती बार बार करना और इस बार कुछ अलग परिणाम होगा इसकी उम्मीद करना, ये पागलपंती है। तो वो पागलपंती नहीं करते हुए मुझे तीसरे कदम में जाना है, और तीसरे कदम में जो मैंने अपनी इच्छा और जीवन ऊपर वाले के हाथ में सौंपा है, उसी के साथ मुझे ये अपना जो गुस्से वाला जो दोष अभी उभर के आया है वो भी ऊपर वाले के हवाले कर देना है, और फिर मुझे दूसरे कदम में आना है। और दूसरे कदम में आना है कि मुझे विश्वास है कि मेरा हायर पावर जैसे मेरे दारू पीने की तलब निकाला है वैसे इन दोषों को भी निकालेगा। तो मैं मेरे स्पॉन्सर से पूछा क्या ऐसा करने से ये हो जाएगा क्या? तो मेरे स्पॉन्सर का जवाब था कि जितना समय 1, 2, 3 और दूसरा पैरी करने में जितना समय लगेगा उतने समय के लिए तो निश्चित ही निकल जाएगा। और अगर मैं ईमानदारी के साथ और सातत्य के साथ इस तरीके के प्रयत्न करता हूँ तो ऊपर वाले के समय पर एक दिन वो दोष निकाल दिया जाएगा। तो दोस्तों ये एक तरीका जो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया था, और वो तरीका मैं हमेशा उसका इस्तेमाल करता हूँ। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा मेरे शेयरिंग के अंदर कि मुझे हर चीज के टाइम पे रुकना है, सोचना है और फिर करना है। तो मैं अभी हर चीज के टाइम पे रुकता हूँ, और ऐसे कभी दोष आ जाते हैं तो मैं बोलता हूँ देखो गुप्ती बीमारी चालू हो गई भी, तू बीमारी के सामने हतबल है,
और पिछली बार बीमारी ने कितना रायता फैलाया था वो याद कर, और पागलपंती मत कर, और ऊपर वाले के हाथ में छोड़। और जैसा शराब का तेरा ऑब्सेशन निकाला गया है वैसे ये भी निकाला जाएगा। तो दोस्तों ये सारा दारोमदार इस चीज पे निर्भर करता है कि मैं कितनी बार कृति करता हूँ, और कृति करने के बाद में मैं ईश्वर पे श्रद्धा रखता हूँ कि वो मेरे जिंदगी के अंदर काम करेगा। अब मेरे जिंदगी में ईश्वर कब काम करेगा? जब मैं उसको काम करने दूंगा। और मैं किस तरीके से काम करने दूंगा? तो ये पहले 3 और 2 ऐसे कदमों का जब मैं इस्तेमाल करता हूँ, तब मैं ईश्वर को मेरे जिंदगी में काम करने देता हूँ। या मैं सिर्फ ऐसा ही बैठे बैठे हाथ पे हाथ रख के बैठा रहता हूँ कि ईश्वर सब मेरे जिंदगी में कर देगा, तो ये नहीं होगा। तो इससे पहले वाले कदमों को करने में मेरे को ये दिखाई दिया कि इसके लिए ना मुझे विनम्रता की ज्यादा जरूरत है। बिना विनम्रता के मैं ये कर ही नहीं सकता। कि अगर मुझे एक पूर्ण जीवन जीना है और आध्यात्मिक राह पे चलना है, तो मेरे अंदर विनम्रता लाना ही पड़ेगा। और बिना विनम्रता के मैं ये कुछ कर ही नहीं सकता। तो मुझे विनम्रता का मतलब क्या है बेसिकली, क्योंकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जो विनम्रता मुझे कही जाती है, और वो ये कही जाती है कि मेरी वास्तविकता क्या है, और मैं मेरी वास्तविकता को पहचान के चलूं। और जब मैं मेरी वास्तविकता को पहचानता हूँ और जो मेरी जिंदगी की सच्चाई है उसको जब मैं स्वीकार करता हूँ, तब जाके कहीं ना कहीं मैं विनम्र होता हूँ। मैंने बहुत सारा ये में सुना हुआ है अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से, विनम्रता का कुछ मतलब वो है नहीं। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि हम मीटिंग में जाते हैं, मीटिंग के बाद में कई बार हम लोग सुपर मीटिंग में शामिल होते हैं। और वो सुपर मीटिंग का मतलब है कि हम जाके कहीं होटल में चाय पीते हैं। तो चाय पी के चलेला रहता है, गपशप चलेली रहती है। तो कुछ मेंबर मेरे साथ आए रहते हैं। तो मैं जिस टेबल पे आके बैठेला रहता हूँ, तो उस टेबल पे कुछ गंदा रहता है, तो मैं वेटर को बुलाता हूँ, क्योंकि 2-4 मेंबर मेरे साथ में है ना। तो उनके ऊपर मेरा कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ना चाहिए कि देखो मैं ऑल टाइमर हूँ और मैं कैसे रिकवरी पे हूँ। तो मैं ऐसा करता था कि मैं बोला तो भाई साहब, आप मेहरबानी करके ये टेबल साफ कर देंगे। तो बाकी के जो मेंबर है वो शायद मेरे तरफ देखे कि अरे ये कितना विनम्र आदमी है। अभी दोस्तों इसका विनम्रता के साथ में कुछ लेना देना नहीं है। ये शायद किसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये मेरे माता पिता ने मेरे को संस्कार में सिखाया है कि हर इंसान को समान हक है और उसका आदर करना ही चाहिए। तो इसको कुछ विनम्रता समझने की जरूरत नहीं। मेरे स्पॉन्सर के हिसाब से, और मैंने भी देखा तो मुझे भी ये पता चला नम्रता क्या है। तो जब मैं मेरी वास्तविकता क्या है इसको जब पहचान लेता हूँ, जैसा एक आर्थिक मामले में जैसा हमेशा कहा जाता है कि जितनी चद्दर है उतना ही पैर फैलाओ। तो बस मैं किस टाइप का आदमी हूँ, मेरी बीमारी क्या है, जो कि मैं कौन हूँ। जैसे 4 स्टेप में मैंने देखा, 5वें कदम में मेरे स्पॉन्सर ने भी मुझे मेरा एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग वो दिखाई दिया। और 6वें कदम में मैं अब दोष निकालने के लिए तैयार हो गया, और 7वां कदम मुझे कमियों को निकालने की बात करता है। तो मुझे अ, मेरे रिकवरी के अंदर मेरी खुद की भूमिका क्या है ये मेरे को समझना पड़ेगा। मेरी ताकत क्या है और मेरी कमियां क्या है।
ये मेरे प्लस और माइनस पॉइंट जो भी है ये मुझे समझना पड़ेगा। और ये समझने के बाद मुझे ऊपर वाले के ऊपर वाले और मेरे प्रॉब्लम के बीच में एक ऑब्स्टिकल है। और वो ऑब्स्टिकल कहीं बाहर से नहीं है। मेरे को लगता है कि मेरे रिकवरी में सबसे बड़ा जो रुकावट है वो बाहर से कहीं नहीं है, मेरे अंदर से ही है। तो इसलिए वो मुझे कुछ मामलों में पीछे हटना पड़ेगा, बाजू में हटना पड़ेगा, ताकि मेरा हायर पावर मेरे जिंदगी में काम कर सके। कल भी जैसे मैं वो कह रहा था कि वो बंदरों को पकड़ने के लिए जो मटके में चने रखते हैं, तो वो चने मुझे छोड़ने पड़ेंगे, तो तभी जाके मैं मुक्त होगा। तो मेरा ईश्वर मेरे जिंदगी में काम करना चाहता है, लेकिन अगर मैं उसको करने दूं तो ये जो पार्ट सेकंड स्टेप में भी देखा हुआ है, क्योंकि पहले ही 3 स्टेप का इस्तेमाल यहाँ पर 6वें और 7वें के लिए मुझे करना पड़ेगा। ये दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो उस प्रेम पूर्ण शक्ति को मेरे जीवन में पूरी तरह से काम करने देने की इजाजत मुझे देनी पड़ेगी। और इसके लिए मुझे ना, मेरे को मेरा जो इंटेलेक्चुअल जो पार्ट है उससे थोड़ा दूर हटना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, कई बार ना मैं दिमाग लगाने का कोशिश करते रहता हूँ यहाँ पर। तो पहली बात तो कैसा है ना, जैसा ए में हम लोग सुनते हैं कि भाई तुम कौन है, क्या है, वो तेरा जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी तेरी जानकारी है, वो सब क्लासरूम के बाहर रख के आ। जैसे हेलमेट घर में आने के बाद में उतार के रख डालते हैं कि अब घर में हेलमेट पहन के चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोटरसाइकिल का सफर खत्म हो गया। तो उसी तरीके से मुझे, जब मैं ये मेरे दिमाग को बाजू में रखेगा, तभी जाके कहीं ना कहीं ये हायर पावर मेरी जिंदगी में काम करेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरे लिए ज़्यादा जरूरी है कि मैं विनम्र रहूं। और विनम्र रहूं का मतलब ही ये है कि मैं मेरी बाउंड्रीज पहचानूं, मैं मेरी लिमिटेशंस पहचानूं। कि मेरे पास अगर इतना ही ज्ञान था और इतना ही नॉलेज था, तो फिर मैंने अपनी ऐसी हालत कैसी कर ली। नहीं, ये सब बातों को जब मैं अच्छे तरीके से देखता हूँ तो तब मुझे पता चलता है। और दोस्तों इस कदम को करने के लिए मुझे और एक चीज की ज्यादा जरूरत है, और वो है धैर्य। क्योंकि कैसा है कि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैंने विनम्र से प्रार्थना की, मैंने ये सब किया, और शायद मैंने अभी 10-15 बार 1 2 3 ये स्टेप्स भी इस्तेमाल किए, और अभी तक वो दोष गया कैसे नहीं। तो दोस्तों वो दोष इतना जल्दी नहीं जाएगा। वो दोष टाइम पे जाएगा। किसके टाइम पे जाएगा? तो ऊपर वाले के टाइम पे जाएगा। कब आएगा ऊपर वाले का टाइम मुझे नहीं मालूम। और शायद ऊपर वाला चाहता है कि मैं अभी कुछ टाइम के लिए इनके साथ में जीऊं, ताकि कुछ मकसद है उसके पीछे। क्योंकि ऊपर वाले की क्या प्लानिंग है मेरे बारे में मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे एक बात ये मालूम होनी चाहिए, या मुझे मालूम है कि यार ऊपर वाला मेरे जिंदगी में ना सब सही करेगा। जो तीसरे कदम के अंदर मेरा जो ऊपर वाले पे विश्वास निर्माण हुआ है, जो श्रद्धा निर्माण हुई है कि यार वो यहाँ तक मुझे लेके आएला है, तो जरूर उसने मेरे बारे में कुछ न कुछ सोचा रहेगा। और वो उसके टाइम पे होने वाला है, और वो होता भी है अगर मैं उसको करने दूं तो। क्योंकि ये सबसे बड़ा मुझे बार बार ऐसा दिखाई दिया है कि मेरे रिकवरी के अंदर बहुत बार जो ऑब्स्टिकल आते हैं, रुकावटें आती है, वो कहीं बाहर से नहीं आती है, मेरे अंदर से ही आती है। और मेरे स्पॉन्सर मेरे को हमेशा ऐसा कहते थे कि गुप्ती तेरे अंदर की जो इस तरीके की जो पार्ट है, जो ऑब्स्टिकल है, और तू उसके साथ में अगर कंफर्टेबल है, तो वो
पर निकलेंगे नहीं। तेरे उन दोषों को लेकर तू अंदर से बेचैन होना चाहिए, अस्वस्थ महसूस करना चाहिए तुझे, तभी जाके निकलेंगे। और तुझे ना तेरे दोषों के मामले में अ, तेरे दोषों के ऊपर तुझे गुनाह करनी पड़ेगी, नफरत करनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक तू तेरे दोषों के साथ कंफर्टेबल है तब तक वो तेरे में से निकलेंगे। मुझे याद आता है दोस्तों कि 97 में मेरा लड़का हो गया था। और 2000 की आई थिंक तो बात है। मेरा लड़का कुछ 3 साढ़े 3 साल का था। और मैं एक जगह पे काम कर रहा था, एक रिहैब में ही काम कर रहा था। और रिहैब के आसपास मेरी पत्नी एज ए टीचर बोल के काम कर रही थी। और मेरा ससुराल भी वहीं पास में था। तो हम सुबह में तीनों जाते थे साथ में। पत्नी स्कूल जाती थी, वो बच्चे को स्कूल छोड़ती थी, और मैं मेरा काम पे जाता था। और मेरा बच्चा जल्दी आ जाता था, मेरी पत्नी बाद में आती थी, और मैं सबसे लास्ट में आता था। और फिर हम तीनों मिल के घर की तरफ वापस आते थे। कुछ 7-8 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा लड़का पेट्रोल के टंकी पे बैठा हुआ था, मैं गाड़ी चला रहा था, और मैं मेरे पत्नी के साथ कुछ बात कर रहा था। और अचानक एक गाड़ी वाला कुछ तो भी ऐसा हुल दे के गया चले। और मेरे लड़के ने बोला कि इसकी माँ का दिखता नहीं क्या। तो मैं एकदम चौंक गया, और मैं मेरे वाइफ को बोला, सुना क्या, अपना लड़का क्या बोल रहा है?" तो वो बोली, हाँ सुना। तो मैंने मेरे वाइफ से कहा कि शायद हो सकता है कि मतलब मेरे वाइफ के पापा का नाम लेकर, कि तेरे पापा की बातें सुन सुन के ये शायद ऐसी बकवास करना चालू किया है। तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि नहीं, मेरे पापा की बात सुन सुन के नहीं, आते जाते टाइम पे तुम जो बड़बड़ करते रहते हो ना, उसका ये परिणाम है। और दोस्तों मैं चौंक गया। मैं चौंक गया कि बोला यार, भविष्य में लोग जाके क्या सोचेंगे कि अरे शराबी का बेटा है, तो वो तो गाली देना तो उसका बनता है। शराबी के बेटे ने गाली नहीं बका तो क्या है। अब दोस्तों ये जो बात है, इस बात ने मेरे को ना अंदर से बेचैन किया। और मैंने ये बात डिसाइड किया कि अब कुछ भी हो जाए, बच्चों के सामने गलत शब्दों का प्रयोग मैंने नहीं करना चाहिए। और दोस्तों उस दिन से मैंने बहुत गांठ बांध ली, और मैंने ये करना चालू कर दिया। क्या हुआ, उस चीज में जो मेरे स्पॉन्सर ने कहा था मुझे कि मेरे जो दोष है वो मुझे अगर अंदर से बेचैन नहीं करते हैं, और मैं अगर उसके साथ में कंफर्टेबल हूँ, तो वो कभी निकलेंगे ही नहीं। मैंने ये बात को देखी, समझी, और मेरे दोस्तों ने मेरे को अंदर से बेचैन कर दिया। और मैंने तय किया कि अब मुझे ध्यान पूर्वक, जैसे शुरू शुरू में मेरे को एक एक घंटे के लिए शराब से दूर रहना पड़ता था ना, कि यार आज कुछ भी हो जाए, आज का दिन मैं नहीं पीऊंगा, तो वैसे ही मुझे आज कुछ भी हो जाए, आज का दिन मैं मेरे दोषों पर एक्शन नहीं करूंगा। और इतने सख्ती के साथ जब मैं करने का प्रयास करता हूँ, तो ये जो मेरी जो तैयारी से 6वें स्टेप में थी, और अब जो मैं विनम्रता से ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा हूँ, यानी कि मैं उन दोषों को प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, और उसके जगह पर अपोजिट साइड को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस मुझे काफी हद तक मदद करती है कि मैं मेरे दोषों में से बाहर निकल सकूं। और जब इसका प्रैक्टिस बढ़ते जाता है, तो धीरे धीरे मेरे जिंदगी में कुछ बदलाव जो हो रहे हैं वो मेरे को दिखाई देते हैं। तो मेरे जो चरित्र दोष है वो इतने आसानी से जाएंगे नहीं। मुझे इनके साथ में संघर्ष भी करते रहना पड़ेगा,
मुझे इनको रोकना भी पड़ेगा, मुझे इसके लिए प्रेयर भी करती रहनी पड़ेगी, और मुझे अभी कुछ रिकवरी के लिए कुछ अच्छे आदर्श बनाने पड़ेंगे, और उन आदर्शों के हिसाब से मुझे जिंदगी जीना, कि ठीक है यार, मैं मेरी जिंदगी जो कटी सो कटी। अ, अब जो मेरे सामने जो मेरा परिवार है, मेरे साथ शायद अन्याय हुआ, लेकिन मैं मेरे बच्चों के साथ में या मेरे घर वालों के साथ में और किसी भी तरीके का अन्याय नहीं करूंगा या नहीं होने दूंगा। और अन्याय कोई बाहर से नहीं होता है दोस्तों, मैं ही करता हूँ। अन्याय करता हूँ मतलब मैं क्या जानबूझ के करता हूँ क्या? मेरा कोई उद्देश्य रहता है कि उनको दुखाने का? भले शायद नहीं रहता रहेगा, लेकिन फिर भी दोस्तों कहीं ना कहीं ये होता तो है। तो मुझे इसके बारे में काम करना पड़ेगा दोस्तों। और जब मैं ईमानदारी के साथ में दोस्तों इसके बारे में काम करते जाता हूँ, तो मुझे ये उसके सकारात्मक नतीजे मिलने लगते हैं। दूसरी बात दोस्तों ऐसा, कि अपने दोषों को, अपने गलत विश्वासों को, क्या है कि मेरे कुछ ऐसे पक्के बिलीफ सिस्टम है, मेरे पक्के विश्वास है। और उन विश्वासों के आधार पर मैं व्यवहार करते रहता हूँ। मेरा एक लाइफ, जिंदगी जीने का कुछ साचा है, उस साचे के हिसाब से मेरी जिंदगी। तो वो जो साचे मैंने बना के रखे हैं वो बहुत सारे टाइम पे गलत। अब वो साचों को मुझे पूरी तरह से तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो सोच साचे मेरे जिंदगी में कभी काम में नहीं आए, और वो साचों ने मुझे कभी भी मदद नहीं की, मेरा भला ही नहीं किया। तो जो चीज मेरा मदद नहीं करती, जो चीज मेरी भला नहीं करती, उनको छोड़ना ही पड़ेगा। मुझे अच्छे से याद आता है कि यार, किंग में आने तक, जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, या इवन आने के बाद में भी अ, कई बार ऐसा मैंने देखा है कि मैं हमेशा गुरु गंभीर ही रहता था। नहीं, मेरे चेहरे पे तो ऐसा तनाव हमेशा दिखाई देता था। मेरे को हंसने को कभी होता ही नहीं था, कि मैं हमेशा हमेशा से स्ट्रेस में रहने वाला आदमी, क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर कुछ न कुछ बातें चलती रहती है, और वो मेरे को अंदर से अस्वस्थ करने के लिए काफी रहती है। और वो बहुत से टाइम पे जो कुछ भी चलेला रहता है, वो नेगेटिव चलेला रहता है। अभी दोस्तों कैसा है कि एक तो मैं दोषों को अमल में लाता हूँ, वो दूसरों को दिखाई देते हैं। दूसरा ऐसा है कि मैं दोषों को अमल में नहीं ला रहा हूँ, लेकिन वो मेरे अंदर है, और वो अंदर से मेरे को बेचैन कर रहे हैं। हाँ, शायद मैं किसी को कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, लेकिन जैसे कल भी मैंने कहा कि मैं अपने लिए कुछ रचनात्मक नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ, अंदर ही अंदर जल रहा हूँ, अंदर ही अंदर मैं मर रहा हूँ। और ये सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल है मेरे रिकवरी में, कि मैं ठीक है, बाहर से कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सेम टाइम पे मेरा कुछ अच्छा भी नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं मेरी कुछ विचारों के माध्यम में से, कुछ नकारात्मक चीजों के वजह से, नकारात्मक भावनाओं के वजह से मैं अंदर ही अंदर जल रहा हूँ, मर रहा हूँ। इस तरीके की जो बातें हो रही है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे कुछ अच्छी चीजें लेनी पड़ेगी। नहीं, अगर मैं लिटरेचर पढ़ते रहूं, क्या होता है कि लिटरेचर मेरे पास है, सब मेरे पास है, और जब जो चीज मेरे पास रहती है ना, मेरे को उसकी वैल्यू नहीं रहती। अगर मेरे पास नहीं रहता था ना लिटरेचर, तो मेरी आत्मा टूटते रहती थी उसको हासिल करने के लिए। लेकिन जब मिल जाता है तो मैं बोलता है ना, पढ़ेंगे ना, करेंगे ना, ऐसा कहीं तो भी मेरा चलेगा रहता। तो दोस्तों ये जो मेरे अंदर जो उथल पुथल मस्ती है, वो मेरे विचारों और मेरे भावनाओं की वजह से।
अभी जैसे मैं मेरे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए मैं क्या बोलते हैं सात्विक आहार लेने का प्रयत्न करता हूँ। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, अच्छा खाना खाना, हेल्दी खाना खाना, ये हो गया शरीर का। तो उसी तरीके से मेरे मानसिकता का क्या है? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है और मेरा ऐसा कहना है कि मेरा जो दिमाग है, मेरा जो ब्रेन है, वो मेरे पूरे बॉडी को चलाता है, मेरे पूरे शरीर को चलाता है। तो मेरा मन स्वस्थ रहना चाहिए, मेरी भावनाएं स्वस्थ रहनी चाहिए। और इसके लिए मुझे की भावनाएं भी लेनी पड़ेगी और मेरे मन के लिए अच्छे विचार भी लेने पड़ेंगे। और ये अच्छे विचार मुझे कहाँ मिलेंगे? तो दोस्तों एक ही लिटरेचर में मिलते हैं। अगर मैं समय निकाल कर लिटरेचर पढ़ता हूँ तो अ, उस तरीके से मेरी विचार सरणी बनती जाती है। अगर मैं सुबह सुबह डेली रिफ्लेक्शन भी अगर अच्छे तरीके से पढूं और समझ के लूँ तो मैं देखता हूँ कि जब मैं नया नया था, पढ़ता तो था मैं डेली रिफ्लेक्शन, लेकिन दोपहर में मुझे ऐसा होता था कि यार क्या पढ़ा था, आज का थॉट क्या था, मुझे मालूम नहीं, याद ही नहीं है, मैं भूल जाता था। शाम को जब मैं मीटिंग में जाता था तो वो फिर पढ़ा जाता था, फिर थोड़ा सा एक आधा शब्द याद आया तो आया, और बाद में आता ही नहीं था। अब ये क्यों हो रहा था? तो मुझे एक बात दिखाई दी कि मैं जो लिटरेचर पढ़ता हूँ ना, वो ऐसा सामने रखता हूँ और मन ही मन में पढ़ता हूँ। तो इसका कुछ वो पढ़ने का परिणाम मेरे जीवन पे जो होना चाहिए वो होता नहीं। मेरे स्पॉन्सर ने एक सजेशन दिया कि गुरप्रीत, लिटरेचर पढ़ना है ना तो जरा जोर से पढ़, ताकि तेरे आवाज तेरे कानों तक जाए। और दोस्तों ऐसा जब मैं पढ़ना चालू किया तो धीरे धीरे ना मुझे वो याद रहने लगा, चालू हो गया कि यार आज का थॉट क्या था, तो हाँ मुझे मालूम नहीं। हाँ, एक बात ये है, और दूसरी बात ऐसी है कि अगर मैं नया हूँ तो शराब ने मेरे ब्रेन को डैमेज किया है, और वो डैमेज को भर के निकलने के लिए कुछ समय तो लगता ही है। तो जैसे जैसे मैं रिकवरी में बढ़ते जाता हूँ, मेरा दिमाग स्वस्थ होते जाता है, और साइमल्टेनियसली मैं कुछ सकारात्मक चीजें लेना चालू करता हूँ, तो जाके मेरे जीवन के अंदर ये होगा। अगर मैं कुछ करूंगा ही नहीं, नहीं मैं लिटरेचर पढ़ूंगा, नहीं मैं प्रोग्राम प्रैक्टिस करने की कोशिश करूंगा, खाली मैं मीटिंग करूंगा, तो मेरे दोष अपने आप से निकल जाएंगे, मेरी कमियां निकल जाएंगी, ऐसा नहीं होने वाला। ये जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेरी जो श्रद्धा है उसको एक्शन में लाने के लिए मुझे हमेशा कोशिश करती रहनी पड़ेगी। दोस्तों मुझे आप जैसे दोस्तों में, आप जैसे भाइयों के इसमें से, कि आप लोगों ने मुझे प्यार की भाषा समझाई यार। कि जब मैं नया आया था तो आप लोगों ने मेरे से हाथ मिलाया, मेरे से बातचीत की, किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, किसी ने मेरे को गले लगाया, किसी ने मेरे को अपना नंबर दिया, किसी ने बोला कुछ भी मदद की जरूरत है ना गुपी फोन करना कर। तो ये जो अपनापन और प्यार जो मुझे इस फेलोशिप से मिला है, जो कि मैं जिंदगी भर मैं धुतकारा हुआ इंसान हूँ, किसी ने भी मुझे अपनाया नहीं। कोई मिलता था मुझे लेक्चर ही देता था, हर कोई ये करता था, और कोई ये नहीं कहता था कि आते रहो करके। दोस्तों मीटिंग एक ऐसी जगह थी जहाँ पर मुझे पहली बार किसी ने बोला कि यार वापस आओ करके। तो दोस्तों ये जो अनुभव तजुर्बा मैंने किया हुआ है ये सकारात्मक भावनाओं का, तो अब मुझे भी दूसरों के बारे में उसी तरीके से करना पड़ेगा। तो दोस्तों जब मैं ये करना चालू किया तो मेरे विचार
थोड़ी सी सकारात्मक होने लग गई, मेरी भावनाएं थोड़ी सी सकारात्मक होने लग गई कि अब मुझे वो चीजों को प्रैक्टिस नहीं करना है, मुझे इन चीजों को प्रैक्टिस करना है। जैसे कल कहा था कि नेगेटिव पॉइंट जो है वो मेरे दोष है, पॉजिटिव पॉइंट जो है वो मेरे रिकवरी है। वो मेरे बीमारी का पार्ट है, ये मेरे रिकवरी का पार्ट है। और इसके लिए मुझे करना पड़ेगा दोस्तों ये। तो कैसा है ना कि मेरे दोषों को निकालने के लिए मैं अगर कुछ खुद होके कुछ नहीं करता हूँ तो अपने आप कुछ नहीं होगा। वापस से दोहरा दूं मैं दोस्तों कि मुझे मेरे स्पॉन्सर ने कहा था कि गोपी, भगवान उन्हीं लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। और मैं हमेशा हमारे यहाँ पर पुणे में एक मैंने पढ़ी हुई कहानी है, एक उदाहरण है जो मैं देते रहता हूँ, जो मुझे काफी अच्छा लगता है। और वो उदाहरण में कुछ सीखने जैसा है दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन बोल के, आप सब जानते ही रहेंगे। और उनके बारे में एक किसी ने लेख लिखा था, किसी एक लड़की ने लेख लिखा था। और वो लेख को पढ़ा एक आदमी ने, और वो आदमी को वो लेख पढ़ने के बाद उसको शायद वो समझ में नहीं आया, और उसको वो बड़ा गुस्सा आया। और उसने उस लेख के बारे में उस लड़की को एक पत्र लिखा। तो पत्र लिखा तो वहां से जवाब आया कि तू क्या जानता है अब्राहम लिंकन के बारे में। और ये बातें सुनकर वो आदमी जरा आग बबूला हो गया। और आग बबूला होने के बाद में उसने, अब ये पुरानी बात है, तब कोई मोबाइल वोबाइल नहीं थे, पत्र व्यवहार ही चलते थे। तो इस आदमी ने बैठ के पत्र लिखा, एक दो पन्नों का पत्र लिखा। और अपने नौकर से कहा कि आप जब घर जाओगे तो जाते जाते इसको पोस्ट में डाल दो। अब जब ये आदमी उठा सुबह में तो इसने देखा कि वो पत्र वहीं पड़ा है, नौकर शायद लेके जाने को भूल गया। तो उसने बोला कि ठीक है, जाने दो, काम करेंगे, मैं ऑफिस जाते जाते मैं ही डाल देता हूँ। फिर उसने सोचा कि जरा एक टाइम पढ़ लेते हैं पत्र को कि क्या लिखा है मैंने। और फिर उन्होंने वो पढ़ा पत्र, और पढ़ने के बाद में बोला कि अरे जरा बहुत ज़्यादा ही बातें लिख दी, इतनी बातें लिखने की जरूरत नहीं थी, और इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं। तो एक काम करेंगे, आज शाम को वापस से दूसरा पत्र लिखेंगे। तो उन्होंने जो दो फुलस्केप भर के पत्र लिखा था, और आज जब पत्र लिखना चालू किया तो एक फुलस्केप ही हुआ। और फिर उन्होंने सोचा कि अरे एक दिन अगर मैंने इसको नहीं किया, जल्दबाजी में नहीं इसको पत्र को भेजा रहता था, तो अगर भेज दिया रहता तो कितने गंदे परिणाम होते थे। एक दिन के अंदर इतना परिवर्तन आया। तो एक काम करेंगे, इस पत्र को भी रहने देते, दूसरे दिन वापस लिखेंगे। और उन्होंने दूसरे दिन वापस लिखा तो अब सिर्फ एक ही पन्ना है। बोले अरे 2 दिन के अंदर इतना परिवर्तन आता है। तो फिर और एक दिन रुकते हैं, और फिर उन्होंने देखा कि सिर्फ आधा ही पेज आया। और बोले 3 दिन के अंदर इतना परिवर्तन आया। फिर सोच के वो पढ़ के लिखा, तो उन्होंने फिर एक सेंटेंस में से लिखा कि शायद आप सही कह रही है कि मैं अब्राहम लिंकन के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, और मुझे खुशी होगी कि आप उनके बारे में मुझे बताएंगी। अब ये पत्र उन्होंने भेजा। तो वहां से पत्र व्यवहार चालू हो गया, और दोनों का पत्र व्यवहार आगे चल के फोन कॉल्स होने चालू हुए। और एक 2-3 साल के बाद वो जो लड़की थी उसने कहा कि मैं आपके शहर में आ रही हूँ, तो आपसे मिलना होगा। तो वो बोला कि हाँ जरूर आइए आप।
और कहाँ आप आने वाली है? तो बोले, मैं ये होटल में रुके। बोले, नहीं होटल में रुकना क्यों, मेरा घर है, मेरी मम्मी डैडी है, और गेस्ट रूम भी है, तो आप वहाँ आ जाइए। और वो लड़की वहाँ पे आ गई, और दोनों में प्रेम हो गया, माता पिता ने भी पसंद किया, और वो दोनों की शादी हो गई। अब दोस्तों, इस उदाहरण में से मुझे ये सीखने को मिला कि जल्दबाजी में किया हुआ जो काम है वो कहीं ना कहीं मेरे को नुकसानदायक होता है। लेकिन उस बात को अगर मैं थोड़े टाइम के लिए टाल दूं और जरा सोच समझ के करूं, तो शायद कुछ सकारात्मक चीजें होने की चांस है। और ये मैं हमेशा से मेरी जिंदगी में लाने का प्रयत्न करता हूँ कि इस तरीके से अगर मैं ये करूंगा और ऊपर वाले पे भरोसा रखूंगा, और एक दो तीन स्टेप्स का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि दोष आते जाते रहने वाले, जब भी आएंगे तो मुझे बीमारी के प्रति मेरी जागरूकता, दोष आ गए, नहीं आएंगे ऐसा नहीं है, आएंगे। लेकिन आए तो उसके ऊपर इमीडिएटली मुझे कोई भी त्रुटि नहीं करनी है, रुकना है, सोचना है पिछले बार किया था उसके क्या परिणाम मिले, और पिछली बार क्या पागलपंती की थी। अब वो पागलपंती नहीं करते हुए परमेश्वर के हाथ में छोड़ना है, और ऊपर वाले पे भरोसा रखना है, और इस प्रक्रिया को मुझे दोहराते रहना है। और दोस्तों, हुआ ऐसा मेरे जिंदगी में कि जो लोग मेरे साथ में कभी भी बातचीत नहीं करते थे, जो लोग मुझे कभी भी पसंद नहीं करते थे, वो सारे लोगों के साथ में मेरे ताल्लुकात अच्छे होते गए। क्या है दोस्तों, मेरा सबसे गंदा जो दोष रहता है ना, मेरी जबान को लगाम नहीं। मेरे मुंह में जो भी आता है मैं वो बक देता हूँ, और बकने के बाद में मैं बहुत सारा चीज खराब कर लेता हूँ। हाँ, शायद मेरा उद्देश्य क्या बोलते हैं, गलत नहीं रहेगा, मेरे विचार गलत नहीं रहेंगे, लेकिन मेरे जबान को लगाम नहीं। बोलते हैं ना, जीबीला हार्ड नसतं। तो मेरे जबान को लगाम नहीं है, मुझे मेरे जबान को लगाम देना पड़ेगा, और मुझे हर चीज में अभी फूक फूक के कदम रखने पड़ेगी। और दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ऊपर वाले की मदद से, प्रोग्राम की मदद से, आप जैसे दोस्तों की मदद से एक दिन के लिए तो जरूर पॉसिबल है। कैसा है कि मैं मेरे रिकवरी के अंदर ये सारे अच्छे दिनों को जब मैं इकट्ठा करते जाता हूँ, और इसकी जब बड़ी संख्या बन जाती है। अब दोस्तों, आज मैं काफी सालों से रिलीजियसली, बहुत ही ईमानदारी के साथ में मैं ये करने का प्रयास कर रहा हूँ, और मुझे बहुत सालों से में कामयाबी आई है, और मेरा हर दिन बढ़िया जाता है। हर दिन बढ़िया जाता है, इसका मतलब बहुत कुछ मेरे को कमाई होती है, मेरे बहुत सारे काम होते रहते हैं। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मेरे अंदर की अवस्था के बारे में। और इसका परिणाम स्वरूप दोस्तों ऐसा हुआ है कि मेरा आज मेरे घर वालों के साथ में जो रिलेशन है, मेरे जो संबंध है, वो अच्छे हैं। ठीक? मेरे काम के जगह पे मेरे लोगों के साथ में संबंध अच्छे हैं। मेरे अड़ोसी पड़ोसी के साथ में मेरे संबंध अच्छे हैं। मेरे समाज में मेरे लोगों के साथ में संबंध अच्छे हैं। क्या हुआ था कि मेरे जबान ने और मेरे व्यवहार ने लोगों के साथ में मेरे संबंध बिगाड़ के रख दिए। आज मैं देखता हूँ कि मेरे रिलेशन अच्छे रखना और उसको अच्छे तरीके से मेंटेन करना, इस छठवें सातवें कदम की बदौलत मेरे को ये जमता है। क्योंकि मेरे साथ शराबी ना शायद शराब नहीं पिएगा, लेकिन रिश्ता निभाते नहीं आता। कि रिश्ते अगर मुझे निभा रहे हैं, तो दोस्तों ये कदम मुझे काफी हद तक मदद करता है, और मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत बेहतरीन हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ये करने का प्रयत्न करते रहता हूँ, लेकिन फिर भी
जैसे मैंने पहले कहा कि मेरी बीमारी है, परमानेंट है, और मेरे से गलतियां होगी। मैं कितना ही ईमानदारी से प्रोग्राम प्रैक्टिस करने की कोशिश करूं तो भी मुझसे गलतियां होगी। पर ठीक है यार, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, और ऊपर से शराबी हूँ। तो मेरे से तो गलतियां होगी, लेकिन हर गलती मुझे ये सिखाती है कि उस गलती को मैं दोबारा कैसे नहीं दोहराऊं। नहीं, मैं सीखूंगा, गलतियों से सीखूंगा। मैं कितने साल सोबर हूँ, कितने साल मैंने शराब नहीं पिया है, मैं कितने साल से ए में आ रहा हूँ, कितने साल से मैं 12 स्टेप कर रहा हूँ, ये बात भी ज्यादा मायने नहीं रखती। मेरे से गलतियां होगी क्योंकि मैं इंसान हूँ और मैं शराबी हूँ। और पर ये ठीक है यार, अभी कोई एकदम हार्ड एंड फास्ट अपने ऊपर रूल लगाना, और तेरे को अभी इतना तेरा उम्र हो गया है, इतने साल से तू प्रोग्राम में, और फिर भी तू ऐसे कैसे कर सकता, ऐसा मैं अपने आप के साथ में नहीं करता हूँ। ऐसा मेरे स्पॉन्सर ने मुझे कहा था कि अरे तो एकदम ही पूरी तरीके से बदल जाएगा, एकदम अपोजिट साइड हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो दोस्तों, जब इस परिस्थिति को जब मैं स्वीकार करता हूँ कि ठीक है यार, मैं कोशिश करूंगा कि मैं गलतियां न करूं, मैं कोशिश करूंगा कि किसी और को मेरे वजह से तकलीफ नहीं पहुंचे, और फिर भी अगर कुछ होता है तो मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा। और ऐसा जब मैं करके जिंदगी जीने का प्रयास करता हूँ तो मुझे तो दोस्तों दो तीन चीजें दिखाई देती है। इधर मेरे को ऐसा दिखाई देता है कि मेरे जिंदगी में तीन तीन या चार मेरे भूतकाल है। लोगों का एक ही भूतकाल रहता है, लेकिन मेरे तीन चार भूतकाल है। कैसे, बताता हूँ। अभी एक मेरा भूतकाल है जहाँ मैंने शराब नहीं पी थी, मतलब उम्र के 13-14 साल तक। फिर उसके बाद में 13-14 साल से लेके 25 साल तक और मेरा एक दूसरा भूतकाल है जो मेरे पूरे पीने के दौरान का है। फिर ए में आने के बाद में स्पॉन्सर लेने तक एक 3-4 साल का भूतकाल है। और उसके बाद में 4 साल अगर वो पकड़े तो उसके बाद में अभी और 24 साल का एक भूतकाल है। तो मुझे ये जो 24 साल वाला जो भूतकाल है मेरा, जब मैं स्पॉन्सर लेकर कदमों पे काम करके अपने आप को हायर पावर के हवाले करके और बदलने का जब प्रयास कर रहा था, तो ये जो मेरा भूतकाल है ये मेरा काफी अच्छा है। और इसने मेरे को काफी कुछ दिया है और काफी मेरे को मदद मिली है। और सबसे महत्व की चीज जो मुझे मिली है वो ये कि मेरे मन में अब शांति है। मैं एकदम अशांत रहने वाला, अस्वस्थ रहने वाला इंसान। आज मैं बहुत से टाइम पे शांत रहता हूँ। बहुत सारी घटनाएं घटती रहती है जिंदगी के अंदर, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और वो मैं उसको लाइटली ले सकता हूँ। ये जिंदगी का एक हिस्सा है। और रिकवरी पे, अगर मैं रिकवरी पे हूँ तो इसका मतलब मेरे जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। क्या मतलब, ऐसा भी नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मेरे साथ में सब बुरा ही हो रहा है। मिला जुला रहता है, दोनों मिक्स है। और ठीक है, चलो। जैसे मौसम है, हर तरह के मौसम रहते हैं जिंदगी में भी। मेरी जिंदगी में भी ऐसी चीजें आती रहती है, और मुझे मौसम की तरह है, कभी ठंडा कभी गर्म। अभी गर्मी चालू हो गई है, तो क्या है दोस्तों, ये चलता रहता है और इसी तरीके से ये चलेगा। तो 6वां 7वां कदम दोनों साथ में काम करता है। और जैसे मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया था कि जो भी दोष आए, मैं उस दोष के सामने हतबल हूँ, और उस दोष को पिछली बार जो प्रैक्टिस किया था उसके वजह से क्या अस्त व्यवस्था हुई थी वो देखना है।
सेकंड स्टेप में जाना है, पागलपंती को नहीं करना है। थर्ड स्टेप में इच्छा और जीवन के साथ उस दोष को भी दे देना है। और फिर दूसरे कदम में आना है कि मुझे विश्वास है, जैसा दारू पीने की तलब निकाली है वैसे ही ये दोष भी निकालेगा। और जैसा मेरे स्पॉन्सर ने कहा था कि जितना टाइम ये 3 स्टेप प्रैक्टिस करने को लगता है, 1 2 3 और 2, भले 5 मिनट लगता है तो वो 5 मिनट के लिए वो दोष तू प्रैक्टिस नहीं करेगा। और तुझे ज्यादा टाइम के लिए चाहिए तो इसको रिपीट करते जा। और ऐसा जब रिपीट करते रहेगा तो शायद एक दिन वो नहीं होगा। और फिर मैं कितने ईमानदारी से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कितने लगन से कर रहा हूँ, स्पॉन्सर बोल रहा है करके कर रहा हूँ, या मुझे सच में ये दोष नहीं चाहिए इसलिए मैं कर रहा हूँ। और सच में मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो ऊपर वाला एक दिन मेरे वो दोष पूरी तरीके से निकाल देगा, या फिर रखेगा मेरे अंदर, तो उसका मेरे को कुछ इतना परिणाम नहीं होगा, इतना मेरे को वो तकलीफ नहीं देगा। हाँ, जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ दोष मेरे साथ में रहने वाले हैं, और मुझे भी उन दोषों के साथ में जिंदगी जीना ही पड़ेगा। एक समझौता करके जिंदगी जीना पड़ेगा कि वो दोष रहने चाहिए, उतने ही रहने चाहिए जितने दाल में नमक रहती है। नहीं, फीकी दाल भी अच्छी नहीं है, और ज्यादा नमक वाली दाल भी पसंद नहीं है, अच्छी नहीं लगती है। तो नमक स्वाद अनुसार। तो वो दोष कुछ मेरे अंदर रहने वाले हैं, अभी उसको कितना अमल में लाना है नहीं लाना है, दोषों में जीना है, दोष यानी मेरे बीमारी, अब मुझे बीमारी में जीना है या रिकवरी में जीना है, क्योंकि आज मेरे पास चॉइस है। चॉइस क्या है? तो मेरे पास 12 कदमों का कार्यक्रम है। तो अगर मैं कार्यक्रम पे चलता हूँ तो वो दोष मेरे जिंदगी में मेरा कुछ भी बाल बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, लेकिन अगर मैं कार्यक्रम से दूर चले जाता हूँ तो फिर दोष मेरा जीवन चलाएंगे, बीमारी मेरा जीवन। अब ये चॉइस मेरे पास अल्कोहलिक्स अनोनिमस में और आप जैसे दोस्तों के वजह से मुझे मिली है। इससे पहले नहीं कोई चॉइस था, नहीं कुछ था। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने मुझे बुलाया और मुझे इतने प्यार से शांति से सुना, के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सत्यन भाई।